एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल से मिलाता हूँ और हम एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरीके से फरीदाबाद या गुड़गांव 2 सैटेलाइट सिटीज़ हैं जो दिल्ली के एक साउथ में है और एक दिल्ली के वेस्ट में है। सॉरी, दिल्ली के साउथ में है एंड एक दिल्ली के ईस्ट की तरफ है और जिसने दिल्ली को दोनों तरफ से घेरा हुआ है। तो ये दोनों शहर कैसे डेवलप हुए, वो मेरे कलीग और मेरे दोस्त अ, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से ये दोनों शहर अपने आप में इंडिपेंडेंट सिटीज़ की तरह डेवलप हो रहे हैं। ठीक। सो परवेश जी, आप एक बार अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवेश मल्होत्रा है। लास्ट 12 टू 13 ईयर्स से मैं रियल एस्टेट में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन जर्नी जो स्टार्ट हुई है इन दोनों सिटीज के बीच में हुई है। जैसा सर ने बताया, फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों सिटीज मेरी लाइफ का बहुत अहम पार्ट रखते हैं। फरीदाबाद मेरा बर्थ प्लेस और गुड़गांव मेरा क्या बोलते हैं उसे, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस है, कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। क्योंकि दोनों जगहों को मैंने डेवलप होते हुए अपनी एज के साथ साथ अपनी लाइफ का एक पार्ट के साथ साथ देखा हुआ है। ओके। तो किस तरीके से ये आप दोनों, अगर आप कंपेयर करें, पहले हम फरीदाबाद से बात करते हैं क्योंकि आपने बोला वो आपका बर्थ प्लेस है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या-क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, किस तरीके से आपने फरीदाबाद को डेवलप होते हुए देखा है? जी थोड़ा आप हमारे को उसका आइडिया दीजिए। सर, फरीदाबाद एक बहुत छोटा सा कस्बा हुआ करता था, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली के नियर बाय होने की वजह से जितने भी हमारा पार्टीशंस के टाइम पे जो बाहर से वहाँ अपने आए लोग थे, आए थे, सेटल हुए। उन लोगों को सेटल करने के लिए या तो गवर्नमेंट ने बनाया था दिल्ली का कुछ कैंप एरिया, ओके। या फिर क्योंकि फरीदाबाद का एरिया ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ पे खाली ग्राउंड्स थे, तो यहाँ पे कुछ एरियाज डेवलप किए थे। लाइक अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद का एनआईटी न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें हमारा रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, ठीक है। छोटी मोटी। जैसे उस समय पे एक डेवलपमेंट एरिया चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल का वो पार्ट वहाँ पे मिक्स लैंड में था। अच्छा। उसके बाद वहां पर फरीदाबाद के अंदर डेवलपमेंट आई, हुडा हुडा भी आया, हुडा ने अपने सेक्टर से डेवलप करे। उसके बाद वहां पर डीएलएफ ने अपना इंडस्ट्रियल एरिया कुछ डेवलप करा। अच्छा, फरीदाबाद तो डीएलएफ जब जी फरीदाबाद में भी था? जी फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी डीएलएफ का है। वो बात अलग है कि डीएलएफ का इतना बड़ा पार्ट वहां नहीं है, वहां छोटा सा पार्ट था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एनआईटी एरिया में? नहीं, इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो एनएच 2 के साथ ही लगता है, जो हाईवेज है अपना। हुँ। उसका डेवलपमेंट रीजन ये था क्योंकि वो उस समय पे दिल्ली का वही पार्ट ज्यादा नियर बाय पड़ता था। ओके। रेलवे लाइक ओखला का अपना जो जो रेलवे रेलवे है लाइन वो थी। वहीं पे पूरा वो है। इसके अलावा जो वहां पे बात करते हैं, तो जब हुडा आया तो वहां पे काफी अच्छे सेक्टर्स डेवलप हुए। इंडस्ट्रियल पूरी की पूरी वहीं थे, तो काफी अच्छे ब्रांड्स लाइक हम कहने को एक चप्पल जो होती है लखानी, लखानी। वो वहीं पे थी। उन्होंने काफी अच्छा वहां पे एक हब दे दिया पूरा। लाइक अगर इसके बाद बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वहां पर एक हब है, जो कि उस समय कोयले से चलता था। ओके। कोयले से, थर्मल क्योंकि पावर स्टेशन की हाँ, तरह। पावर स्टेशन का वो पूरा वो था, वो भी एनआईटी एरिया में था। वो एनटीपीसी का पावर स्टेशन था? एनटीपीसी का नहीं सर, वो अपना गवर्नमेंट अपना इसका इलेक्ट्रिसिटी का ही, अपना हरियाणा बोर्ड का ही पूरा वो था, बिजली का ही। उसके अलावा वहां पर अगर बात करते हैं सेक्टर 21-22, वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अच्छा डेवलप हुआ। इसके बाद बात करते हैं तो 2007-8 के आसपास पहुंचते हैं, तो वहां पर फिर कुछ बिल्डर्स आए। अच्छा। लाइक क्योंकि उस समय पे जो हमारी डेवलपमेंट चल रही थी वो थोड़ा सा फास्ट हो गई थी, क्योंकि हमें 47 के बाद काफी टाइम हो गया था कि अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया था। 1947? 1947 के बाद उसके बाद काफी अच्छा डेवलपमेंट हो गया था, तो 2006-7 के आसपास गवर्नमेंट को ये हुआ कि कुछ और नया डेवलपमेंट करें, क्योंकि फरीदाबाद का ऑलमोस्ट एरिया दोनों के दोनों हाईवेज के क्रॉस है। एक साइड पे हुडा बैठे हैं, हुडा का अपना का पूरा पूरा सेक्टर्स है, और एक साइड पे एनआईटी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह ये सब, एनआईटी 1 2 3 4 5 तक पूरा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 1947 के बाद अगर रिहैबिलिटेशन वहाँ पे की गई, तो वहाँ पे आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी रहे होंगे शुरू बिल्कुल से? बिल्कुल सर, वहां पर गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हॉस्पिटल्स हैं। लाइक ईएसआई एक है, बीके, वहां पर बीके हॉस्पिटल, बादशाह खान अस्पताल है, जिनका भी रिसेंटली नाम भी चेंज कर दिया गया था, बट अभी अच्छा। उसको बीके के नाम से ही थोड़ा जाना सा वो जाता है रखा उसे। जाता है वहां और पर। ये बीके कौन से सेक्टर में है?
ये सर मेन बीके चौक के नाम से ही है। अच्छा, वहाँ पर बेसिकली क्योंकि पुराना शहर डेवलपमेंट था तो किसी सेक्टर को बना करके क्योंकि सिर्फ एनआईटी 1, 2, 3 कर दिया था। न्यू इंडस्ट्रियल एरिया 1, 2, 3, 4, 5 इस अ, तरीके से। ओके, उसके बाद सेक्टर्स तो बहुत बाद में आए हैं। सेक्टर्स आए हैं 2000 के आसपास जब आपका हुडा वहाँ पर एंट्री किया। अच्छा। तो जैसे अभी आपने थोड़ा-सा हमारे को आइडिया बताया कि किस तरीके से 1947 से 2007-8 तक की डेवलपमेंट हुई, धीरे-धीरे डेवलपर्स वहाँ पे गए और किस तरीके से हुडा अक्रॉस द रोड, एक तरफ तो आपका एनआईटी एरिया हो गया, एक तरफ आपकी हुडा की डेवलपमेंट आ जी, गई। जी। तो ये तो हो गई फरीदाबाद की डेवलपमेंट, एक ब्रॉड लेआउट में। हम डिटेल में बात करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में हम एक बार फरीदाबाद को पूरे डिटेल में बिल्कुल, समझने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। तो सर आपने जैसे बताया कि आप गुड़गाँव आपका कर्मस्थल था, जी। तो गुड़गाँव को आपने फिर गुड़गाँव भी आपको तकरीबन बिल्कुल, 15-16 बिल्कुल सर। साल हो गए? गुड़गाँव तो मैं कॉलेज मेरा गुड़गाँव से ही पास आउट हूँ। अच्छा गुड़गाँव से पास आउट गुड़गाँव कौन से डीएससी कॉलेज कॉलेज में? से मैं पास अच्छा, आउट हूँ। डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से, तो ओके। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आईटी का मैंने कुछ कोर्स कोर्स किया किए है? थे। ओके। तो उसके बाद बेसिकली पूरे इंडिया को ही पता है 2008 में एक रिसेशन नाम की एक चीज़ आई चीज़ थी। है कि हाँ, मतलब हम तो सब उस पहले समय पे कॉलेज पास आउट के बाद हमारे ख्वाब तो आईटी में जाने के आईटी रहे में ही होंगे। जाने के उस ठीक समय है। पे था भी कि आईटी एक लेवल पे जाएगा। हुँ, तो और उस समय एक आईटी का ना एक लहर सी थी। किसी के पेरेंट्स से भी पूछो ना तो क्या करेगा बेटा? आईटी में करवाएँगे। तो ठीक एक है, वो रहता था। ठीक है। तो 2008 में जब रिसेशन आया, हुँ, उस समय पे बेसिकली गुड़गाँव को पूरी तरह जानने लगा। उससे पहले आईटी के उस पे हम देख रहे थे। मुझे याद है अच्छी तरह के जब उद्योग विहार जो कि आज की डेट में एक तो ये कह सकते हैं उस समय का भी ये कह सकते हैं कि गुड़गाँव का एक तरह से पूरा गुड़गाँव को चलाने वाला एक उद्योग विहार हुआ। उद्योग गया था, बिल्कुल आज सही। हमारे पास काफ़ी आईआईटी मानेसर वगैरह सब कुछ है, हुँ, हुँ, बट सबसे पहले जो डेवलप हुआ था वो था उद्योग विहार। ओके। क्योंकि उद्योग विहार के अंदर भी सिर्फ एक कंपनी ने पूरे उद्योग विहार को रन कर रखा। और वो मारुति थी और वो मारुति थी। मारुति की काफ़ी सारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ जो उनको सप्लाईज़ सप्लाइज़ देती थी। हैं, वो सारी कंपनीज़ वहीं थी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज़ वहाँ पे बहुत सारे थे। काफ़ी सारे गारमेंट तो एक्सपोर्ट हाँ हाउसेस जी, भी हैं काफ़ी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो सर हर सिटी का डेवलप होने का एक टाइम आता तो पिछले इतने सालों में अगर जैसे मैंने देखा भी है, मतलब मेरे ख्याल से आपने शायद 3, साढ़े 3, 4,000 करोड़ का माल बेचा होगा। है। जी, तो 4,000 करोड़ तक का सामान अगर आपने मार्केट में बेचा है, जी। तो आपने वो जर्नी भी ग्रो होते हुए देखी होगी। बिल्कुल सर, इसमें प्लॉट्स बिल्कुल भी सर, रहे होंगे, बिल्कुल। रोज़ भी रहे होंगे, सर अपार्टमेंट्स भी हर हैं, विलास तरीके भी। से रहे हैं इवन के कौन-सी रोड कब डेवलप हुई, कौन-सा एरिया कब डेवलप हुआ, किस बिल्डर ने किस टाइम क्या करा तो उसका इवन के हमारे साथ-साथ बिल्डर्स की जर्नी भी उसमें आती है। क्योंकि गुड़गाँव को डेवलप करने वाले तो हैं तो एक्चुअल में बिल्डर्स। डेवलपर्स हैं, ठीक है। ठीक है? जितने भी डेवलपर्स बैठे हैं वो एक टाइम के हिसाब से और डे बाय डे आप देखेंगे तो हर डेवलपर का एक अलग प्लान और मैं उनकी इस चीज़ को करूँगा कि उन्होंने गुड़गाँव को यहाँ से यहाँ लाने में ना अगर बात करें तो डेवलपर्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो अपने हर प्रोजेक्ट में कुछ अलग लाते हैं। हर चीज़ को एक फैसिलिटीज़ टाइप या सबसे बड़ी बात वो कंज्यूमर की जो भी आप नीड बायर है, ले रहा है, उसकी नीड को समझते नीड के हैं। बेसिस पे। एक एक परवेश जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग रियल एस्टेट में नया करियर जॉइन करना चाहते हैं, वो कई बार हमसे पूछते हैं। तो दाम कहीं से कहीं पहुँच चुके होंगे। बिल्कुल सर। तो क्या अब ये गुड़गाँव का जो रियल एस्टेट का मसला है, वो खत्म हो गया? आपको लगता है कि इसका बिल्कुल नहीं, नहीं, खत्म नहीं है सर या अभी आपको तो लगता है क्योंकि दाम स्टार्ट तो है। कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं? अभी तो स्टार्ट है। बट सर गुड़गाँव बेसिकली क्या देखिए अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट में जिस तरीके से अपने एनसीआर की ही बात करते हैं, एनसीआर में फरीदाबाद बहुत छोटा-सा टुकड़ा है। हुँ, वहाँ पर डेवलपमेंट स्लो है। स्लो इट मीन्स कि वहाँ बेसिकली लैंड बैंक इतना नहीं है, जितना मेरे पास गुड़गाँव में है। ठीक है। गुड़गाँव में आप देखिए सबसे पहले डेवलप हुआ एमजी रोड, फिर हुँ, आप आ गए गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स रोड और आरडीसीटी रोड दोनों साथ-साथ। सेक्टर 57 वगैरह ये डेवलप हुआ। हुँ, फिर आप एक्सटेंशन पे आए। एक्सटेंशन पे आपके पास मेजर बिल्डर्स बैठे हैं, जो कहीं न कहीं मार्केट को चलाने का वो रखते हैं। ठीक है। फिर आप आ गए एसपीआर पे, एसपीआर मतलब सदर्न सर्विस पेरिफेरल रोड। ठीक फिर उसी समय पे चल रहा था सर द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है। वो बात अलग है कि द्वारका एक्सप्रेस में आज स्पीड पकड़ी। मतलब आप ये तकरीबन 2011-12 जी, के आसपास की जी, बात कर रहे जी, होंगे? जी, जी। जब द्वारका एक्सप्रेस जी, पे जी, काम हो रहा जी, बिल्कुल। और उस समय पे अगर
मैं अपने उससे कहूँ तो उस समय पे आप लोग किसी भी रियल एस्टेट के उस समय के जिससे भी कहोगे तो आप आज ना वो गाँवों से जाके रोड किसी भी प्लॉट को दिखाते थे या किसी भी सेक्टर को विजिट कराते थे या किसी भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देते रोड्स थे ही नहीं। रोड्स थी नहीं। आज आज जो भी रियल एस्टेट में आ रहे हैं या जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके पास वो चीज है जो शायद हमारे पास नहीं थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके पास एक्सपोज़र ज़्यादा है, कन्वीनियंस है, कम से कम रोड्स बने हुए जी। हैं। चीज़ों को अगर समझना चाहते हैं तो आप जाके बेसिकली देख आज सकते की हैं। डेट में आप अपने उस लैंड पे जाके खड़े हो सकते हैं। ठीक है। जो पहले ये तो था ही नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था सर। आप भी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो आप। आपने भी देखा कि पहले हम दूर से खड़े होकर दिखाते थे कि सर वहां आएगा या ये चीज आएगी बिल्कुल, बिल्कुल। और एक कुछ भी ऐसा वो नहीं होता था। आज तो हर चीज प्रैक्टिकली हमारे हाथ में है। ठीक है। तो ये जो मास्टर प्लान के हिसाब से जिस तरीके से आप डेवलपमेंट देख रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि काफ़ी फ्यूचर भी है, तो आपको क्या कुछ और डेवलपमेंट कंपनीज़ नए आते हुए भी दिखते हैं? या बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखते हैं। देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है। जिस तरीके से फरीदाबाद डेवलपमेंट होने का टाइम था, सेकेंडरी गुड़गांव डेवलपमेंट होने का टाइम है। अब जो अभी पर्टिकुलर डेवलपर्स हैं हमारे पास, क्योंकि उनका भी एक टाइम आता है। न्यू टाइम जब आ रहा है, न्यू जनरेशंस आ रही है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसके बाद सर नए बिजनेसमैन भी आएंगे, नया एक ओरा भी बनेगा। वो तो उस चीज को हम कोई नहीं रोक सकते। मतलब आपको दिख रहा है कि नए कंपनीज़ भी आएँगी? सर आप ये देखिए ना, सबसे पहले इंडिया में क्या चलता था सर? मारुति की गाड़ी। सही बात है। धीरे धीरे सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। बिल्कुल जी। अभी सर रिसेंटली एमजी आया था, उसने भी काफी अच्छी मार्केट अच्छी अच्छी मार्केट तो टाइम टू टाइम चेंजेस जरूरी है और उस टाइम के हिसाब से अगर हम चेंज होंगे तो शायद हम भी आगे चलते हैं। ओके। तो आज अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर प्लान कर रहा है रियल एस्टेट में, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उसके लिए? क्या सिचुएशन मतलब क्या वो सोच सकता है? क्या वो प्लान कर सकता है अपना करियर? बिल्कुल कर सकता है सर। रियल एस्टेट आज ऐसे देखिए, पहले क्या होता था? पहले रोड साइड पे एक शॉप खोल दी, एक बोर्ड टांग दिया, अ, ये कपूर कहीं न कहीं हमारे माइंड में बिल्डर्स और यही वो चीज़, इंप्रेशन बना हुआ और एक सिर्फ ये होता था क्योंकि पहले जो डीलर्स होते थे या एक देसी लैंग्वेज में बोले जो डीलर्स होते थे, है। हाँ, वो होते थे गलियों में, हुँ। लाइक किसी का रेंट पे चढ़ा दिया या किसी का सेल पे कर दिया। बट आज जो रियल एस्टेट का कल्चर एकदम चेंज हुआ है, तो वो एक प्रोफेशनल्स प्रोफेशनलिज्म में आया है। आज आप देखेंगे तो इसमें एमबीए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल। इसमें काफी अच्छे एजुकेटेड जो अपनी लाइन छोड़ के या किसी भी कारणवश से, क्योंकि मतलब अलग इंडस्ट्री से भी अलग लोग इंडस्ट्री से रियल भी एस्टेट में आ रहे लोग हैं। बाग आ रहे हैं और कर रहे हैं काम और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। वो सिर्फ सर माइंडसेट करने के ऊपर है। अच्छा, आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक स्टूडेंट को जो नया रियल एस्टेट को अपना करियर बनाना चाहता है, उसको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? सर उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग पे ध्यान देना। और वर्किंग को थोड़ा-सा अगर आप बताएँ डिटेल में मतलब क्या उनको अपनी पर्सनैलिटी पे, नॉलेज पे, सर हर इंडस्ट्री चीज अवेलेबल हो जाती है उसके अंदर। वर्किंग इट मीन्स के सेल्फ से लेकर के आउटर तक है। ओके। मैं अपने अंदर पहले देखूं। बेसिकली आज की डेट में देखो सर है क्या, मैं एक ये अपनी रियल स्टेट की ना एक सच्चाई बताता हूँ आपको कि रियल स्टेट में कोई भी नया बच्चा आता है, उसका पहला तो ये होता है कि जो सीनियर मेरा सामने बैठा है वो कर दे। ओके। इनसिक्योर फील करता है। बेसिकली है क्या कि आज सिर्फ ये बच्चा समझता है कि मैंने एक फोन नंबर लिया, कस्टमर को कॉल किया, मेरी सेल हो गई। बट सेल वहां तक नहीं होती। सेल जाती है सर आफ्टर क्लोजर भी। सही बात है, बिल्कुल। क्लोज होने तक सेल नहीं है, आफ्टर क्लोजर भी सेल है। अगर वो और कस्टमर से हाँ, सैटिस्फाइड है और तो हो एक सकता है 2 दूसरी डिफरेंट चीज और दे सबसे दे। मेजर जो है, तेज, क्योंकि आजकल के बच्चे जितने भी आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत फास्ट है। वो तेज भागने के एक्सपोज़र चक्कर में उतना ना ज़्यादा कुछ है। गलत चीज ऐसी कर जाते हैं जिसमें कि वो अपना नुकसान कर जाते अच्छा। हैं। अदरवाइज रियल स्टेट इज बहुत मतलब इट्स अ बूमिंग बेस्ट इंडस्ट्री। वाला वो है, इंडस्ट्री है। क्योंकि एक यही इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ आ सकते मतलब हैं। गलतियाँ डिपेंड करेंगे तो सेल्फ। आप हाइट से नीचे बिल्कुल गिरेंगे। बिल्कुल सर, वो तो हर चीज में है। और वो हर इनको चीज में। किन चीज़ों पे आपके हिसाब से मतलब अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें, क्या बेसिक्स उनको पता होनी चाहिए? सर बेसिक्स में अगर मैं बात करूं तो बिल्डर्स के बैकग्राउंड जरूर देखें, एरिया का बैकग्राउंड जरूर देखें। मास्टर प्लान का आइडिया होना सबसे चाहिए। बड़ी बात कि हम क्या सोचते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर ए चीज बेच रहा हूं तो मुझे बी का पता ही नहीं, कॉम्पिटिशन का पता नहीं। कंपटीशन का पता नहीं। मैं अगर एक सेक्टर में मान लीजिए अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए दे दिया,
तो आप दूसरे प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं लेंगे। मतलब मास्टर प्लान को देख के एक सेक्टर पे फोकस करते हैं, जबकि उनको एक आपके हिसाब से पूरा पता होना चाहिए। एक एरिया के हिसाब से। अगर आपने एक्सटेंशन एरिया पकड़ना है तो एक्सटेंशन को पूरा रीड कीजिए। क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे हैं। वो अलग चीज़ है कि वो माल आया, बिक गया, पब्लिक रह रही है उसमें, डिमांड इतना वो ज़्यादा सब है तो डिपेंड हाँ, करता है। लेकिन अपने आप को ग्रूम करने के ग्रूम लिए करने के लिए वो देखो जितना ज़्यादा अपने को ग्रूम करेंगे, उतना ईज़िली सेल होगा। तो जैसे नहीं, तो आपसे मैं कंप्लीटली एग्री करता ही हूँ, इसमें डिसएग्री तो होने का कोई स्कोप ही नहीं है। और जैसे अगर हम ये देखें कि बहुत सारी आज कंपनीज़ हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, बिरला, महिंद्रा, टाटा, शापूजी, पारुंजी, और इनके साथ-साथ जो पुराने फैमिली ओन्ड कंपनीज़ हैं वो भी हैं, एम3एम जैसी कंपनीज़ हो जी। गई, व्हिच इज़ अ फैमिली ओन्ड कंपनी। सो सबने अपने-अपने स्कोप निकाल लिए, सबने अपने-अपने टारगेट ऑडियंस निकाल लिए हैं, लोकेशन सबके पास है, बढ़िया लैंड पासेस हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इन सब की रिक्वायरमेंट अपने मैन पावर को लेके एक जैसा ही है, आपको लगता है? कि जैसे स्किल्ड लोग हों? सर हर किसी का रहता है। आप किसी भी बिज़नेस में जाओगे अगर एज़ ए बिज़नेसमैन देखूँ अगर मैं भी अगर अपनी किसी को भी लूँगा हाँ, अपने आप पास इतनी तो बड़ी उसका टीम स्किल में पावर चेक 150-200 करूँगा। लोगों की टीम आप चला रहे हैं, तो जी। ऑब्वियसली आपकी भी तो स्किल रिक्वायरमेंट। पावर उसकी मैं चेक करूँगा सर। एक्चुअल में मेरे को वही चीज़ चाहिए जो अ, क्लाइंट को क्योंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ। मैंने सर्विसेज़ देनी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं सर्विसेज़ देने में कहीं चूक जाता हूँ, तो ये मेरी मिस्टेक है। और उस मिस्टेक को करने के लिए अगर मैं किसी को अपने साथ ला रहा हूँ, तो वो गलत है ना। मिस्टेक अगर मेरे बिहाफ पे तो वो ही आएगा, क्योंकि सही मैं बात तो अपने कर रहा हूँ अपना। लेकिन मतलब जो अगर मैं रिप्रेज़ेंट कर कहीं रहा है किसी को स्टार्टिंग में। प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, हुँ, तो वो गलत है, अगर वो गलत कर रहा है। मेरा मानना ये है कि सर सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ रिलेशंस अगर आपके अपने कस्टमर के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, हुँ, आप उसे सही नॉलेज दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सही दे पा रहे सिर्फ हैं। आपने देखिए, आज के बच्चों में सिर्फ एक ये सर एक सेल ही तो है, कैजुअल अप्रोच। कैजुअल। उस सेल के लिए सर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो देखिए। उस सेल को आगे आपको वो कितना कुछ दे सकती है उसे, वो डिपेंड करता मतलब आप कह रहे हैं कि कैजुअल अप्रोच से काम नहीं है। चलेगा। नहीं चल सर किसी भी चीज़ में नहीं चलेगा। लेकिन आजकल सेल तो इतनी हो रही है, तो कैजुअल अप्रोच में अगर काम कर भी लिया तो क्या नुकसान है? सर बट वो चीज़ वही है ना कि देखिए, वो कितने दिन कर लेते हैं? लॉन्ग टर्म तो नहीं चलता ना। हाँ, देखिए वो आपकी बात मार्केट सही में है। अगर मैं बात करूँ तो आज रियल एस्टेट में काफ़ी सारे ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जो कुछ भी कह के और कुछ भी कर लेते हैं। बट वो इनकंसिस्टेंट बातें बोलते हैं। कितने दिन चलेंगे? हाँ, उन वो मुश्किल है। आज मेरे को सर 15-17 साल जो हो रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, लगा हूँ। अगर यही चीज़ मैं कहीं एक बार करूँगा गलती, 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा, तो चौथी दफ़ा तो सर मेरे को हर बंदा क्योंकि देखिए इंडस्ट्री छोटी है। छोटी है। अगर आप 10 बार कहीं घूमेंगे ना, तो आपका फेस रीड हो जाएगा। यार अच्छा ये वो ही है यार इसमें मतलब परसेप्शन गलत बन जाएगा आपका। तो तो वो आपके गलत है ही लिए है वो ना। दरवाज़े नए खोलने बड़े मुश्किल होंगे। बिल्कुल। और रियल एस्टेट में सर बहुत लिमिटेड गेट्स हैं। तो एक चीज़ और बताइए परवेज़ जी, जैसे रियल एस्टेट में एज़ सच, जैसे हमारे यहाँ पे एमबीए में मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, एचआर है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो हम पढ़ के आते हैं अपने स्कूल या कॉलेज में या अपने एमबीए के दौरान। अब अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट में कोई फ़ोकस्ड एजुकेशन तो है नहीं। जी, जी। तो अगर ऐसा कोई फ़ोकस्ड एजुकेशन हो, जो रियल एस्टेट एज़ अ इंडस्ट्री उसको फ़ोकस करे, तो उससे क्या स्टूडेंट कुछ आपके हिसाब से वो कुछ सीख पाएगा? सर होना चाहिए। आप देखिए एमबीए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं या कोई भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, उनका पर्टिकुलर माइंड में डिसाइडेड होता है कि ये चीज़ें हमने पढ़ा है। सही, बिल्कुल। एक्चुअल में देखो बच्चे को आगे तो प्रैक्टिकल में करना पड़ता है, लेकिन उसका माइंड तो ऑलरेडी सेट है। एक ओरिएंटेशन हो जाती है। ये रीड हमने करा हुआ और इस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, इस तरीके से मैंने ये चीज़ करनी है। मेरी कैलकुलेशंस ये हैं, अभी आज की डेट में वो चीज़ क्लियर ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना सर, जो नई न्यू जनरेशन जितनी भी रियल एस्टेट में आने के लिए इच्छुक हो रही है सर, और इस टाइम पे आपको मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट में न्यू जनरेशन ही जाने के लिए हाँ, हो जा मैंने रही देखा है कई बार आपकी टीम में तो बहुत मतलब हाँ, बहुत हैं जो एमबीए करके अब आए हैं। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही वो काम करें तो ज़्यादा हो। ओके, ठीक है। परवेज़ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें डिटेल में बताया भी कि एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें सीख के या अपने ऊपर सेल्फ लर्निंग करके आना चाहिए, ताकि जी। वो उस हिसाब से आगे इंडस्ट्री में परफ़ॉर्म कर सके और किस तरीके से अपने आप को आगे ग्रूम कर सके। तो ठीक है, हम अपना एक नए सीरीज़ जो नेक्स्ट सीरीज़ में हम बनाएँगे, Done. विल मीट अप अगेन, और Done. एक स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं या डेवलपमेंट कंपनीज़ क्या क्वालिटीज़ देखती हैं, तो इसका एक इनसाइट आपसे लेंगे बिल्कुल फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर Done. व्यूअर्स। एनी टाइम।
थैंक यू सर। हाँ। सो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि स्कोप, जैसे आपने सुना मिस्टर मल्होत्रा, जिनको तकरीबन 17 साल हो गए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हुए, और उन्हें हर किस्म के डेवलपमेंट कंपनीज के साथ डील की है, उन्होंने हर किस्म के प्रोडक्ट्स को हैंडल किया है। लेकिन कुछ बेसिक बॉटम लाइन्स उन्होंने बताई हैं कि आज के दिन कैजुअल अप्रोच में काम नहीं चल सकता। आज के दिन आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके, और आपको अपना नॉलेज उसी हिसाब से एनहांस करना चाहिए ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। So we'll get back to you again, and till then, thank you very much, and do take care, good care of yourself.